बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में और टाइप्स हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव की 2 टाइप्स पढ़ी जिसमें डिस्क्रीट कंटिन्यूस थी, और क्वालिटेटिव की 2 टाइप्स पढ़ी जिसमें ऑर्डिनल थी और नॉमिनल थी। तो लास्ट 2 टाइप्स रह गई हैं हमारे पास डाटा की, वो डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह नाउ ऑनवर्ड हम मूव करेंगे। टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शनल डाटा, ये क्या चीज़ है? टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शनल डाटा ये है कि अगर एक बिजनेस है वो अपना एनालिसिस करना चाह रही है डिफरेंट टाइम फ्रेम में, मिसाल के तौर पर केएफसी वाले ने ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमारी सेल रिड्यूस हो रही है, हमारी सेल कम हो रही है। अब केएफसी फिक्रमंद हो गया कि हमारी सेल कम क्यों हो रही है। उसने पिछले पूरे साल का डाटा निकाला, तो उसने ऑब्जर्व किया यार पिछले साल तो सेल ठीक थी, तो ये जो साल पेंडेमिक वाला, कोविड वाला गुजरा, इस पूरे साल पहले क्वार्टर में भी सेल कोई खास नहीं थी, सेकंड क्वार्टर में भी सेल कोई खास इंक्रीज नहीं हुई, थर्ड क्वार्टर में भी इंक्रीज सेल नहीं हुई, और फोर्थ क्वार्टर में भी सेल इंक्रीज नहीं हुई। यानी कि केएफसी ने अपना कंपैरिजन किया डिफरेंट टाइम फ्रेम में। फर्स्ट क्वार्टर में एनालिसिस किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में किया। अगर एक कंपनी, एक बिजनेस मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में कोई एनालिसिस कर रही है, इस स्टडी को, इस डेटे को टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। समझ आ गई? केएफसी ने अपना एनालिसिस 2021 के सेल के साथ किया, फिर अपना एनालिसिस 2020 की सेल के साथ किया, फिर अपना ही एनालिसिस 2019 के सेल के साथ किया। बताएं ये कौन सा डाटा होगा? टाइम सीरीज डाटा होगा। टाइम सीरीज का मतलब हमारे एनालिसिस में वक्त शामिल होगा। बात क्लियर होगी? फिर केएफसी फिक्रमंद हो गया बहुत ज्यादा। उसने कहा ठीक है यार, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मैंने ऑब्जर्व किया हमारी सेल कम हो रही है। उसने कहा यार चेक करो, हमारे हमसाये की भी सेल कम हुई है। उसने कहा जरा मैकडॉनल्ड को चेक करते हैं कि मैकडॉनल्ड की इस साल सेल क्या रही। तो उसने क्या किया, पहले क्वार्टर में अपनी सेल को और पहले ही क्वार्टर में मैकडॉनल्ड की सेल को कंपेयर किया, फिर उसने उसी क्वार्टर में बर्गर किंग को साथ में ला लिया, उसकी सेल को चेक किया, फिर उसने उसी पहले क्वार्टर में पिज्जा हट को क्या किया, एनालिसिस किया। तो उसने ऑब्जर्व किया केएफसी ने 2-3 लोगों की स्टडी करके उसी क्वार्टर में कि भाई नहीं, सिर्फ मेरे अकेले की सेल कम नहीं हुई, बाकी हजरात की भी सेल कम हुई है। फिर उसको थोड़ी तसल्ली हुई, वरना वो टेंशन में आ गया था, लोग तो केएफसी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। तो फिर उसने देखा नहीं, ये तो ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई है कि लोगों ने बाहर से चीजें खाना कम कर दी हैं। मुझे ये बताएं कि क्या सेकंड वाले सिनेरियो में केएफसी ने अपने साथ एनालिसिस किया या उसने मुख्तलिफ बिजनेसेस का एनालिसिस किया? क्या उसने मुख्तलिफ बिजनेस का एनालिसिस एक टाइम फ्रेम में किया या मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में किया? एक टाइम फ्रेम में, पहला क्वार्टर। अगर ऐसा हो कि मल्टीपल बिजनेस हो, क्या हो? मल्टीपल बिजनेस अगर सिंगल टाइम फ्रेम में कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल डाटा। अगर सेकंड चूज किया तो सारे सेकंड में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। केएफसी भी सेकंड, मैकडॉनल्ड का भी सेकंड, बर्गर किंग का भी सेकंड, और पिज्जा हट का भी सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या ये दोनों कंसेप्ट समझ लग गए? तो टाइम सीरीज का मतलब यह है अपने काम से काम रखना। क्या ख्याल है? अपने काम से काम रखना, यानी कि केएफसी चुपचाप अपना एनालिसिस करे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में, अपनी स्टडी के साथ दूसरों की भी स्टडी करना, यह क्रॉस सेक्शनल डाटा हो गया।
यानी कि KFC ने पहले क्वार्टर में अपनी स्टडी भी की, मैकडोनल्ड की स्टडी भी की, बर्गर किंग की भी की और पिज्जा हट की भी कर ली। ठीक है नी? तो अगर मल्टीपल बिजनेस सिंगल टाइम फ्रेम में कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये कौन सा डाटा होगा? ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब डाटा की ऑल टाइप्स हम पढ़ चुके। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, फिर जी ये दोनों कॉन्सेप्ट की बेसिस ही यही है। टाइम सीरीज का मतलब होता है एक सिंगल बिजनेस होगा, वो अपनी ही स्टडी करेगा मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में। नहीं, हमने पहले भी पढ़ी है ना डेटा की टाइप, तो वो किस बेस पे होगी? ये इसकी बेस कोई नहीं, इसकी बेस वक्त है, इसकी बेस वक्त है। हाँ, टाइम सीरीज भी वक्त है, क्रॉस सेक्शन भी वक्त है। ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट ICAP ने कहा कि डाटा में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, डाटा की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। हमने कहा अगर डाटा में ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खूबियां हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा वाला डाटा है। उस अच्छे वाले डाटा में क्या होना चाहिए? वो जो भी डाटा हो वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि डाटा कंप्लीट होगा तो ही मेरा एनालिसिस सही होगा। बस समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको बताई थी बात कि हम टेस्टिंग करते हैं सैंपल पर या पॉपुलेशन पर। मुझे बताएं, अगर सैंपल ही कंप्लीट नहीं लिया, क्या वो अनकंप्लीट, जो इनकंप्लीट सैंपल होगा, क्या वो सही तरीके से टेस्ट हो पाएगा? तो एनालिसिस खराब हो जाएगा। चलिए, तो डाटा क्या होना चाहिए? डाटा रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट मीन काफी होना चाहिए। डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। डाटा रेलिवेंट का मतलब क्या? मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग ज्यादा मार्क्स हासिल करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों से आपका स्टडी टाइम पूछूंगा कि भाई अब घर जाके कितना पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर हम घर जाके एक सब्जेक्ट को इतना वक्त देते हैं और फिर हम रिवीजन भी करते हैं। सबसे पहले हम रोज का कम रोज करेंगे, जो आपने कंसेप्ट समझा उसको रिवाइज करेंगे, फिर थोड़ा सा वक्त निकालकर हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे जो पीछे टॉपिक्स हमने पढ़े होंगे, ताकि चीजें हमें भूले ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट थी, ताकि मुझे पता चल गया अच्छा यार ये रीजन है जिस वजह से आपके नंबर अच्छे आए हैं। समझ आइए? क्या ये मेरे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी कि भाई आपके नंबर अच्छे ज्यादा आते हैं? बताएं, ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए कितनी रोटियां खाते हैं? 2 रोटियां। द मोर रोटियां यू कैन ईट, द मोर इंटेलिजेंट यू आर। तो मेरे ख्याल में फिर मैं रोटियां लगाना सिखा देता हूं इधर। फिर चला जी, बिरयानी। अच्छा जी, नेक्स्ट में डाटा हमें टाइमली मिलना चाहिए। देखें, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है रेलिवेंट हो और बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। ऑब्वियस बात है, जो रेलिवेंट चीज होगी वो इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। ठीक है। टाइमली का मतलब क्या? मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे आज अगर मिल जाए या मुझे अपने मुकर्रर वक्त पर मिल जाए तभी मेरे लिए फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर हमने आउटिंग के लिए जाना है और हमने कहा हमने स्नोफॉल देखने जाना है, तो हमने वहां से किसी पूछा भाई स्नोफॉल कब होनी है, तो उसने ना हमें जवाब ही 3 दिन बाद दिया। उसने कहा कि भाई वो तो स्नोफॉल हो चुकी। हमने कहा बहुत शुक्रिया, बताता ही ना फिर हमें। क्या ख्याल है? अगर मुझे इंफॉर्मेशन वक्त पर ही नहीं मिल रही तो वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए सही नहीं होगी। ठीक है नी? मिसाल के तौर पर टीचर ने हमें एक चैप्टर का टेस्ट बताया, उस दिन हम एब्सेंट थे। हमने एक अपने दोस्त को, कलीग को टेक्स्ट मैसेज भेजा और हमने कहा कि टेस्ट का चैप्टर क्या है, उसका नाम क्या है। उसने हमें जवाब नहीं दिया। तो जब सुबह हुई तो सुबह से मैसेज कर दिया टेस्ट नंबर, चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है। तो हमने कहा बहुत शुक्रिया, अब तो टेस्ट होना शुरू हो गया मेरा। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो अब जो आपने मुझे आंसर दिया है, इस आंसर की कोई वैल्यू नहीं है।
भाई आपसे 5 बजे मुलाकात करता है इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर यही होगा कि कल वाले टेस्ट कुछ और करते हैं हम इंतजाम पे, 5 बजे मुलाकात करते हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। टेस्ट बना हुआ तकरीबन, मैं क्लास छोड़ के सेंड थोड़ी कर सकता हूँ, 5 बजे पूरे दे दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट में डाटा की क्वालिटी में ये है डिटेल एज रिक्वायर्ड। भाई हमें उतनी डिटेल चाहिए, अगर उतनी डिटेल मिलेगी तो वो डाटा मेरे लिए क्वालिटी वाइज होगा, वरना वो क्वालिटी वाइज प्रॉपर नहीं होगा। मुझे पूरी डिटेल चाहिए। मिसाल के तौर पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट आया तो कॉलेज वालों ने उनसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मांगे, डिटेल पर्टिकुलर्स मांगी, अगर वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा ही तो ही कॉलेज उस स्टूडेंट का एडमिशन करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, वेग है, हमने सही बातें नहीं उस डाटा में लिखी हुई, या वो इंफॉर्मेशन हम समझ ही नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अगर हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ गई लेटर के जरिए तो प्लीज आप हमें एक एड्रेस लिख दें जहां पर हम आपको लेटर सेंड करें, या आप अपने हमें ईमेल एड्रेस लिख दें ताकि हम आपको मेल से जो भी नोटिफिकेशन होगी आप तक पहुंचा पाए। उस बंदे ने ईमेल एड्रेस ही सही नहीं लिखा अपना, ठीक है जी, या उसने ईमेल एड्रेस लिखा तो उसने इतना अजीबोगरीब फॉन्ट सिलेक्ट किया, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा कि जनाब ये लेटर लिखा, वर्ड लिखा गया हुआ है, ये लेटर लिखा गया हुआ है, ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि हम इंफॉर्मेशन को बेस्ट सही तरीके से यूज कर सकें। यूज अप्रोप्रिएट चैनल, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अप्रोप्रिएट चैनल से चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने कहा है हमें इंफॉर्मेशन चाहिए मेल के जरिए, तो इंफॉर्मेशन मेल के जरिए ही आएगी तो रिलायबल होगी। हमें कहा कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए लेटर के जरिए, तो लेटर के जरिए ही हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम एक जॉब के लिए गए और हमने जॉब इंटरव्यू दिया और उसने हमसे एक डॉक्यूमेंट मांगा, यानी कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मांगा। उसने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें ना सेंड कर दो, ठीक है जी, वह डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दो, और उन्होंने कहा कि हमें मेल कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब उस स्टूडेंट के माइंड से निकल गया कि मेल करनी कि नहीं करनी। उसने कहा जनाब आजकल व्हाट्सएप का दौर है, सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है, उसने अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिया। अब बिजनेस तो व्हाट्सएप देख ही नहीं रहा होता नॉर्मली, उसने तो कहा था भाई मेल से सेंड करना, क्योंकि हमने एक बंदा स्पेशली बिठाया हुआ है रोज के रोज बिजनेस की मेल चेक करता है और उस मेल्स की रिप्लाई करता है। अब मेल्स में क्या था, वो डॉक्यूमेंट आया ही नहीं था, और बिजनेस ने किया क्या, उस पर्सन की जगह दूसरा पर्सन रख लिया। तो उस व्हाट्सएप वाले बंदे ने बिजनेस को कॉल की, भाई आपको मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिया है, अभी तक आपकी तरफ से कॉल नहीं आई। उसने कहा भाई आपकी तो मेल आई नहीं। उसने कहा नहीं मैंने मेल नहीं की, मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया था, उसमें जल्दी पहुंच जाता मैसेज। क्या ख्याल है, मेल में थोड़ा वक्त लगता है, व्हाट्सएप में जल्दी स्पीडो पहुंच जाता है। उसने कहा भाई स्पीडो के चक्करों में व्हाट्सएप तो हम यूज ही नहीं करते, ये हमारा अप्रोप्रिएट चैनल ही नहीं है, बिजनेस चैनल ही नहीं है। तो भैया आपको कहा था मेल करना है, हमने मेल चेक की थी, आपकी मेल वहां नहीं थी, इसलिए हमने हायरिंग किसी और बंदे की कर ली। रिलायबल एंड कंसिस्टेंट, डाटा हमारा रिलायबल होना चाहिए, मेन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी है वो उससे मैचेबल होनी चाहिए। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा में होंगी तो ये क्वालिटी वाइज डाटा कंसीडर होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाएं, डाटा की टाइप्स पढ़ के। इनमें से जितनी हो जाए अच्छी हैं, सारी होना जरूरी नहीं है, जितनी मैक्सिमम हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, वो अच्छा, हाँ क्वालिटी होगी, ठीक है। सारी साइमल्टेनियसली पूरा होना जरूरी नहीं है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी फॉर गुड की निशानियां ये हैं, इनमें से जितनी मैक्सिमम पूरी हो जाएं बड़ी अच्छी बात। अगर एक आधी कम भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, वो मैनेजेबल है, कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि 100% परफेक्शन हमें कहीं नहीं मिलने वाली, समझ आ रही, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये एनालिसिस करने निकल बैठे कि लोगों की इनकम कितनी है, तो
तो आपको क्या लगता है लोग आपसे सच बोलेंगे? लोग नहीं, लोग कहेंगे हम तो कुछ खास कमा ही नहीं रहे हैं। और अगर उनसे खर्चे पूछ लो, वो इतने के खर्चे बताएंगे, इतने के खर्चे बताएंगे, एट द एंड हमें यही एहसास होगा प्लीज हमें 1000 रुपये इनको दे देने चाहिए, वरना हो सकता है कल को इनका रोजा ही हो जाए। क्या ख्याल है? तो जी नहीं तू अपने बारे में मेरे से पूछ ले। ठीक है, अच्छा जी। देखें, आई कैप ने हरगिज ये सवाल पूछना ही नहीं है आपसे, तो हर वो सवाल जो आई कैप नहीं पूछेगा इंशाल्लाह वी विल नॉट डिस्कस इन दिस क्लास। हाँ, आई कैप ने ये पूछने वाला। और यहां पर है रॉ डेटा क्या। रॉ डेटा के बारे में आई कैप एक डेफिनेशन के जरिए पूछ लिया करता। रॉ डेटा क्या? हमें पता जो फर्स्ट टाइम मैंने डाटा कलेक्ट किया होगा, मैंने एक सर्वे किया मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल सुनाई थी कि हमने जनरल स्टोर ओपन करना है या फार्मेसी ओपन करनी है, तो विच स्टोर वी शुड ओपन। तो हमने इसके लिए डाटा कलेक्ट किया था। जो फर्स्ट टाइम मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो फर्स्ट टाइम मैंने डाटा कलेक्ट किया था, मेरा बिखरा हुआ डाटा था, ये रॉ डाटा था। जो रॉ डाटा होता है ये फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा होता है। जैसा कि मैंने एक और मिसाल दी थी, मैंने आप लोगों से आपके नंबर मार्क्स के बारे में पूछा, तो वो जो रैंडमली मेरे पास सारी की सारी चीजें आई थी, तो जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा होता है वो कौन सा होता है? ये जो रॉ डाटा होता है ये अनप्रोसेस्ड डाटा भी कहलाता है। क्या होता है? अनप्रोसेस्ड डाटा। ठीक है नी, सारी एक ही चीज लिखी होनी है। मिसाल के तौर पर अब यहां पे मैं एक डाटा लिख रहा हूं, इसकी कुछ समझ आ रही है जो लिख रहा हूं मैं? जी, किसी को कोई समझ आ रही है? ओ भाई, इसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही, आपको कैसे आ सकती है? जिसको इसकी समझ आ रही है ना मेरे भाई, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूं मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूं। क्या ख्याल है? पता नहीं आप लोगों को क्या समझ आ। अच्छा, जो मैं चीज समझाता हूं वो समझ नहीं आती, और जो मैं नहीं समझाता वो सारी समझ आ जाती है। अच्छा जी, इस डाटा का मतलब क्या है? ये डाटा, ये नंबर्स, बस मुझे ये पता है नंबर्स हैं, पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे ये कोई समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं वो बिखरी हुई होती है, क्योंकि वो रॉ डाटा होता है, और रॉ डाटा को समझना बहुत मुश्किल होता है। बात समझ आ गई? क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं, मैं क्या करूंगा? इस डाटा को अंडरस्टैंडेबल बनाऊंगा। क्या करूंगा? इसको टू कन्वर्ट दिस डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। मैं इसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, उसके लिए क्या करूंगा? मैं इस डाटा को अरेंज करूंगा। क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। मैं डाटा को अरेंज करूंगा, मेरी मर्जी, मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूं। ठीक है? टू अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे ऑफ डाटा। अरे ऑफ डाटा क्या है? डाटा को अरेंज कर। चलें जी, मुझे अरेंज करवाएं और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाइएगा जरा। 4 टाइम 2 है, पक्की बात है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 टाइम है, 1 और 2, 4 1 टाइम है। किधर गया? 5 नहीं है, और 6 भी नहीं है।
9 भी नहीं है और 10 2 टाइम है और 12 भी है, 12 1 टाइम है। चलें, अब मुझे कुछ कुछ डाटा समझ आना शुरू हो गया। हमने कहा कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, 5 मिसाल के तौर पर, ये फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उन्होंने एक टेस्ट दिया, ठीक है, और टेस्ट में जो टोटल मार्क्स थे वो 12 थे। तो यहां से मुझे कुछ समझ आना शुरू हुआ कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 नंबर आए हैं, 2 बच्चे ऐसे जिनके 3 नंबर आए हैं। खैर ऐसा नहीं होने वाला, कहां एग्जाम्पल है, ठीक है जी। एक बच्चा ऐसा जिसके 4 नंबर आए। तो मुझे कुछ ये इंफॉर्मेशन समझ आना शुरू हो गई। मैं चाहता हूं ये जो इंफॉर्मेशन है ये इससे भी ज्यादा मुझे जल्दी समझ आ जाए, इससे भी ज्यादा क्विकली, इससे ज्यादा तेजी में इंफॉर्मेशन समझ लूं। मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। इससे भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए क्या बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इंफॉर्मेशन एक्चुअल में ये होती है जो हम लोगों से पूछ रहे होते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन मेरे लिए डाटा बनती है, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा, वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही मेरे लिए डाटा बनेगी। तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मुझे कोई बात मालूम हो रही है, और जो बात मुझे मालूम हुई है अगर उसको मैं रिकॉर्ड में लिख लूँ मेरा डाटा बन जाएगा, ठीक है जी। नंबर्स हैं, कैसे क्वालिटी हो सकता है, ये नंबर्स हैं, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। मीनिंगफुल का मतलब ये नहीं है, मीनिंगफुल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस टू का कोई मतलब होगा। मीनिंगफुल मीन अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, इट्स बेटर वर्ड। ये डाटा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है या ये वाला, ये वाला ना, इट्स मीन ये मीनिंगफुल है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये मतलब मैं चाहता हूं ये से ज्यादा मेरे लिए मीनिंगफुल बन जाए, ये ज्यादा मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। चलिए याद रखिएगा, मेरी हमेशा पढ़ाने की तरतीब ये होगी, मेरा पहला फोकस हमेशा कैलकुलेशन पर होगा। मैं चीजें सिखा दूं कि चीजें ऐसे कैलकुलेट होती हैं। वंस यू हैव एक्सपर्टेड इन द कैलकुलेशन, उसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज समझाऊंगा कि इसका मकसद ये है। ठीक हो गया? तो शुरू में चीजें सीखते जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रैक्टिकल यूजेज भी पता चलता रहेगा साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे फर्दर अंडरस्टैंड बनाने के लिए, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस बला का नाम है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तर्जमा नहीं है। प्लीज मुझसे ये ना पूछेगा सर ये फ्रीक्वेंसी का उर्दू तर्जमा कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन का भी उर्दू तर्जमा कर दें, इसका लिटरली डिक्शनरी मीनिंग क्या है? तो इनके डिक्शनरी मीनिंग नहीं होते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को प्रेजेंट करने का नाम है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को प्रेजेंट करने का नाम है, या सादे लफ्जों में, अगर एक पर्टिकुलर डिजाइन बन जाए इस तरह का जो भी बनाने वाला हूं, इस डिजाइन का नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस डिजाइन में होता क्या, सुनिएगा। हमारे पास उस डिजाइन में यहां पे बना देता हूं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां बना रहा हूं। यहां पर डाटा होगा, फिर वो जो भी डाटा होगा ना, जो कि ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये वाला डाटा, उस डाटा को मैंने ना काउंट करना होगा। क्या करना होगा? उस डाटे को गिनने का नाम, काउंट करने का नाम टैली मार्क होता है। टैली मार्क होता है।
टैली मार्क को गिनने का नाम, अगर टैली मार्क को काउंट कर लूं तो वो मेरी क्या बन जाएंगी? फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सही है? ये डिजाइन देख रहे हो, डेटा, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, इन 3 कॉलम विद दिस डिजाइन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इस डिजाइन का नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिजाइन में क्या क्या आता है? डेटा आएगा, डेटे को गिनना आएगा, डेटे को फिर से गिनना आएगा। समझ आ गई है? अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती कैसे? नींद आ रही है, नींद आ रही है, खड़ा हो जा जरा, खड़ा हो जा, वो खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। नींद उड़ गई है? अच्छा, नींद उड़ गई भाई। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सारे के सारे डाटा को कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा? जब भी मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने इस डाटा की रेंज फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा? रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बता सकते हैं मेरे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12। और मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू 2 है। इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। क्या ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मुझे ये नहीं बता रहे कि मेरा जो डाटा है, वो जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो 2 से स्टार्ट होकर 12 पे एंड हो रहा है? इसका मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो मेरा डाटा है वो 2 to 12 की रेंज में फॉल कर रहा है। मुझे ये बताएं, क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते वक्त मैं अपने डाटा को 1 से स्टार्ट करूं? 0 से? क्या 13 तक लेके जाऊंगा? ये रेंज की बरकतें होती हैं। ये रेंज की बरकतें होती हैं कि हम अपनी एफर्ट को बेस्ट यूटिलाइज करें। मुझे पता है कि मेरा डाटा 2 से 12 है, तो मैं क्या करूंगा? 2 से 12 सारी काउंटिंग लिख दूंगा। 2, 3, ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे क्या करना है? 1 by 1 हर एक नंबर को काउंट करना है। देखें, आप ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज को काउंट कर चुके थे। याद रखिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो इस स्टेज से नहीं, वो रॉ डाटा की स्टेज से बनती है। सही है? अब रॉ डाटा की स्टेज से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती कैसे? हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 आ गया। जहां पर ये 2 होगा वहां पर हम एक लाइन लगा दें। ये लाइन कोई रूल नहीं है, ये चीजों को गिनने का एक स्टाइल है। अब लाइन के का स्टार भी लगा दें तो इससे कोई इतराज नहीं होता। समझ आ रही है? पहले एक रूल क्या है, हम लाइंस लगाएंगे। फिर 7, जहां पे 7 आएगा, फिर 8। ठीक है जी? तो इस तरह से मैं 1 by 1 नंबर्स को यहां पे मार्क करता रहूंगा। मिसाल के तौर पर अरे ऑफ डाटा में हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए, तो मैं इसको यूज कर लेता जरा। तो 2 कितने हैं? 4। तो 1, 2, 3, 4 लाइंस लगेंगे। अगर 5 हो जाए तो वो मैं इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। ठीक है जी? यहां पर आए जरा। 3 वाले 2 हैं, 4 वाले, 7 वाले, 7 वाले 1, 2, 3, 8 वाले 2 हैं, 10, 2, 12, 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है? क्या इसके साथ कोई वैल्यूज आई? इनके साथ? इसका मतलब क्या, हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा है
उसमें 5, 6, 9, 11 एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ गई? अच्छा, इनको काउंट करें, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1। इन सबको काउंट करें और इनको काउंट करें, दोनों मैच करेंगे। 15। ये 15। ठीक है। अब देखें, ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और रीड करने में हम फास्ट हो गए। ये 4 फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? 2 4 टाइम आया हुआ है। ये 3 की फ्रीक्वेंसी 2 क्या बता रही है? 3 2 मरतबा आया हुआ है। 4 1 टाइम आया हुआ है और 7 3 टाइम आया हुआ है। ठीक है जी। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह की है, इसका मतलब हमने अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। बात क्लियर होगी? मेरे पास कितनी वैल्यूज थी? अगर ये 15 ना होती, कोई 100 की करीब वैल्यूज होती। मिसाल के तौर पर मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या थी? अगर मेरे पास यहां पे हाईएस्ट वैल्यू 92 होती, क्या मेरे लिए 2 से लेकर 92 तक जाना मुश्किल ना हो जाता? मेरे अच्छे खासे सफेद जाया हो जाते, मेरे अच्छी खासी एफर्ट 1 पे 1 लग रही, मेरा वक्त जाया होता। तो हमने कहा इस काम में तो एफर्ट, वर्क, रिसोर्सेज ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो मुझे कोई इससे भी एफिशिएंट तरीका ढूंढना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लार्ज ग्रेटर वैल्यूज आ जाएं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यू ज्यादा आ जाएं, तो मैं ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा। 2 तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक को अनग्रुप कहते हैं और एक को ग्रुप कहते हैं। 2 तरह की होती हैं, लिख लेते हैं यहां पे। एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिजाइन नजर आ रहा है, यहां पे ग्रुपिंग नहीं हुई, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो देखते हैं जरा। जी भाई, ये मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया जो है ये वैसे ही मेहनत खाना है, जन्नत नहीं है जहां पे सारी ख्वाहिशात पूरी हो जानी है। सही है जी? हाँ, नींद आ रही है तो मेरे से राब्ता करें, इंशाल्लाह नींद उड़ा देंगे आपकी। क्या ख्याल है? तो प्लीज इसको थोड़ी सी दुनिया समझ लिया करें कि थोड़ी सी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो कुर्बानी दे लिया करें। ज्यादा नींद आ रही है तो मुझसे राब्ता कर लिया करें इंशाल्लाह। चलो जी, साइलेंस प्लीज। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस नहीं हैं तो ये अनग्रुप बन जाएगी। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस बन जाएं तो ये ग्रुप बन जाएंगे। अब मसला ये क्लासेस क्या चीज है और क्लासेस बनती कैसे हैं? याद रखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये कभी मुझे एग्जाम में नहीं बनानी है। ये हमेशा डिजाइन मुझे एग्जाम में बनाया आएगा, मुझे इसके बाद की कैलकुलेशंस करनी है। तो ये डिजाइन बनता कैसे, इसकी टेंशन हमने नहीं लेनी है। ठीक है जी? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इंफॉर्मेशन ग्रुप की फॉर्म में होगी। मिसाल के तौर पर यही 15 वैल्यूज है मेरे पास। कितनी वैल्यूज है मेरे पास?
15 वैल्यूज हैं। मैं चाहता हूं ये 15 वैल्यूज एक ग्रुप की फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए? ग्रुप की फॉर्म में आ जाए। तो ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक कॉलम बनेगा, उसका नाम क्लास होगी। क्या नाम है? क्लास। फिर उस क्लास का टैली मार्क बनेगा और इस टैली मार्क को काउंट करने से फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से शो करते हैं। अच्छा जी, सारी वैल्यूज को क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए अगेन हमें सबसे पहले रेंज देखनी पड़ती है। तो रेंज क्या थी? 2 to 12। रेंज क्या थी? 2 to 12। रेंज देखने के बाद मुझे पता है कि मेरी सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है 2 है। तो ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी क्लास को 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अपनी क्लास को 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा पीछे से स्टार्ट नहीं करने वाला, क्लोजेस्ट मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करूंगा। तो ये मेरी मर्जी है, मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूं और 1 से भी। नॉर्मली एग्जामिनर जो क्लासेस बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स की क्लास में जब एग्जामिनर ने क्लासेस बनवानी होती हैं तो एग्जामिनर बता देता है कि पहली क्लास आपने यहां से स्टार्ट लेना है, ताकि सारे बच्चों के आंसर ना सिमेट्री हो जाए। वरना हो सकता है एक बच्चा 2 से स्टार्ट ले ले, हो सकता है एक 1 से ले ले, हो सकता है एक 0 से भी ले ले। ठीक है, 3 से मेरे भाई नहीं स्टार्ट लेगा। ये 3 वाला कौन है? मिनिमम से लेंगे तो मुनासिब रहेगा। मिनिमम से मुनासिब है मेरे ख्याल से, मिनिमम मुनासिब रहेगा। ठीक है जी, तो हम जो स्टार्ट लेते हैं 1 से ले लेते हैं। कहां स्टार्ट लेते हैं? 1 से। अभी मुझे समझाने दें। एक और बात सुन लें, एक और बात मेरी सुन लें। ये सारे, जब तक मैं आपसे नहीं कहता एनी क्वेश्चन यू हैव टू कीप साइलेंस। अब सारे खामोश रहेंगे। क्यों? मैंने अभी बात समझानी होती है, अब बात समझ लिया करें। उसके बाद आप 100 सवाल पूछेंगे, मैं 102 जवाब दूंगा आपको। समझ आ रही है? असल में और दूसरी बात ये, अभी मैं चीजें ना समझा रहा हूं तो अभी आप तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पहुंची है। जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पहुंचती है सवालात आ जाते हैं, सवालात आ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए फिर पूरा मौका दूंगा एनी क्वेश्चन का, फिर चेक कीजिएगा आपके सवाल ही नहीं होने। सही? तो अभी हाँ, अगला सवाल, सर सवाल भूल जाए तो भाई तो सवाल को लिख लें फिलहाल। इतने अब गजनी सवाल भूल जाए मैं। अच्छा जी, भाई ये कंप्लीट करने के बाद ही क्लास ओवर करेंगे, वरना एक कंसर्ट बीच में रह जाएगा। अच्छा जी, हमने स्टार्ट लिया 1 से और एग्जामिनर ने कहा कि जो गैप रखना है क्लासेस का वो सिर्फ 3 वैल्यूज का रखना है। गैप कितना रखना है? ये जो क्लासेस के दरमियान गैप होता है उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? वन है नहीं मेरे पास ना, तो मैं 1 से ले भी लेता तो क्या। फिर से मैंने कहा मेरी बात कंप्लीट होने दें। 1 से क्यों स्टार्ट किया ये एट द एंड पता चल जाएगा आपको। 1 से स्टार्ट लिया, गैप कितने का रखना है मैंने? 3 का। अब जो मैंने काउंटिंग करनी है ये 1 को शामिल करके करनी है। तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 एक क्लास बन गई। फिर नेक्स्ट क्लास 4 5 6, 4 to 6 क्लास बन गई। 7 8 9, 7 to 9, 10 11 12, तो 10 to 12। मैं आगे जाऊं क्या?
वाई मैक्सिमम 12 चाहिए था, वो हमें मिल चुका। सही है। अब मैंने देखना है कौन सा नंबर किस क्लास में आ रहा है। सही है, चलें। ओ भाई कोई सवाल नहीं है अभी। पता नहीं मैं उर्दू बोलता कि नहीं बोलता, मुझे तो यही शक होने लग गया। हाँ? नहीं, यहां पे बड़े सवाल बन जाने हैं। फिर मैं यहां पर सारों के सवाल के जवाब देने लग गया तो मैं सवालों को जवाब देता रहूंगा, कॉन्सेप्ट यहीं रह जाएगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट चलने दें, फिर जो भी सवाल पूछेंगे ना, सारी चीजें स्क्रीन के सामने होंगी। आप लोगों के लिए सवाल पूछना आसान, मेरे लिए जवाब देना आसान। अच्छा, अब हमें क्लास के दरमियान वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें 1 2 3 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं। हम यहां से चोरी कर लेते हैं। 2 और 3 तक 5 वैल्यूज आ रही हैं, सॉरी 6, 4 और 2 6 आ रही हैं। तो 6 वैल्यूज मुझे यहां पे काउंट करनी है। 1 2 3 4, ये 5 का एक बंडल बन गया, 6 ये हो गया। उसके बाद 4 to 6 कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये 4 to 6 से सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। यहां से भी देख सकते हैं आप, 4 to 6 सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, दैट इज 4। तो इस क्लास में सिर्फ एक वैल्यू आई। सही हो गया। 7 to 9, ये 7 to 9 है। 3 plus 2 5, 1 2 3 4 5। 10 to 12, ये 10 to 12 है। 1 2 3, तो 5 1 6 1 5 3, दैट इज दी। ये मेरे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कल वाली क्लास इससे आगे से स्टार्ट करेंगे, सवाए 2-3 बच्चों के सवालों के बाद। जी भाई किधर, अब सवाल पूछ। साइलेंस प्लीज। ये 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, एग्जामिनर की मर्जी होगी इसमें। ये 3 का चेंज, ये चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आने दे, कोई मसला नहीं है। 13 लिखा होगा पर वैल्यूज में नहीं होंगे ना। ठीक है जी, बाकी कल क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।